नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख बाय इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक विटामिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबैलेमिन के नाम से भी पहचानते हैं। एक्चुअली पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि CSR में इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अहम होता है क्वेश्चन के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि विटामिन B12 में दो कंपोनेंट होते हैं, दो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और जो पहला कंपोनेंट होता है यहाँ पे, जिसका नाम है कोरिन रिंग। कौन सा रिंग होता है यहाँ पे? कोरिन रिंग हमें दिखाई देता है। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है विटामिन B12 का, जो दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम 5,6 डायमिथिल बेंजीमिडाजोल भी कहते हैं, जो एक ठीक है राइबो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे ये जो चार रिंग आपको दिखाई देते हैं, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग, ठीक है, दीज आर द कोरिन रिंग्स। और इन कोरिन रिंग के साथ जो अटैच स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये होता है स्ट्रक्चर 5,6 डायमिथिल बेंजीमिडाजोल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है कि एक बात क्या है कि कोरिन रिंग जैसे ही और भी रिंग होती है जो हमें दिखाई देते हैं कि क्लोरोफिल, फोटोपिगमेंट में और हीमोग्लोबिन में भी पाए जाते हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, जिन्हें हम पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। तो एक्चुअली पोरफायरिन रिंग और कोरिन रिंग में कुछ डिफरेंस होता है क्या? तो इसके बारे में हम पता करते हैं। तो हाँ, तो डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि कोरिन रिंग हमें पता है कि डायरेक्टली आपने सेंट्रल मॉलिक्यूल के साथ, जो यहाँ पे कोबाल्ट होता है ना सेंट्रल मॉलिक्यूल, तो उसके साथ बाइंड करते हैं। ये देखिए, साइनोकोबैलेमिन में सेंट्रल मॉलिक्यूल जो होता है तो कोबाल्ट होता है, और जो पोरफायरिन रिंग होती है ना, उनके अंदर जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है तो मैग्नीशियम होता है। तो दो डिफरेंसेस यहाँ पे पोरफायरिन रिंग और कोरिन रिंग में। कोरिन रिंग एक डायरेक्टली अटैच करती है अपने सेंट्रल मॉलिक्यूल के साथ, बट पोरफायरिन रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं करती, वो इनडायरेक्टली अटैच होती है। दूसरी बात यह है कि वहां पे कि सेंट्रल मॉलिक्यूल जो होता है पोरफायरिन रिंग में, वो होता है मैग्नीशियम, और कोरिन रिंग में जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है तो वे होता है कोबाल्ट मॉलिक्यूल। कौन होता है वो? कोबाल्ट मॉलिक्यूल, जो सेंटर में पाया जाता है। और एक बात क्या है कि इस कोबाल्ट को ना आप अलग अलग ग्रुप के साथ भी बाइंड करवा सकते हो, कि जैसे कि या साइनोकोबैलामिन है, मतलब साइनेड के साथ अगर बाइंड करते हो उसे, साइनेड के साथ अगर बाइंड करते हैं तो कोबैलामिन को हम साइनोकोबैलामिन भी कह सकते हैं। अगर उसको मिथिल ग्रुप के साथ अगर बाइंड करते हैं तो हम उसे कहते हैं मिथिल कोबैलामिन स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे? मिथिल कोबैलामिन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर ठीक है अदर किसी डीऑक्सी एडिनोजिल ग्रुप के साथ अगर बाइंड होता है तो हम उसे 5-डीऑक्सी एडिनोजिल कोबैलामिन भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोजिल ठीक है स्ट्रक्चर है, जो किसके साथ बाइंड हो रहा है? कोबैलामिन के साथ बाइंड हो रहा है यहाँ पे, जो ठीक है आपको दिखा रहेगा, ये ब्लू कलर का जो लाइनिंग है, अभी हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे वो बाइंड हो सकता है और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि विटामिन B12 के बहुत सारे एक्टिव फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि अगर उसके कोबाल्ट को अगर मिथिल ग्रुप बाइंड होता है तो उसे हम मिथिल कोबैलामिन कहेंगे। अगर उसके सेंटर मॉलिक्यूल के साथ, मतलब कि कोबाल्ट के साथ अगर साइनोजन ग्रुप, साइनेड ग्रुप अगर बाइंड होता है तो हम उसे साइनोकोबैलामिन कहेंगे। अगर उसके साथ डीऑक्सी एडिनोजिल ग्रुप बाइंड होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? 5-डीऑक्सी एडिनोजिल कोबैलामिन कहते हैं। सो दीज आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12। देखिए दोस्तों, हमने इस ठीक है विटामिन के बारे में दो तीन बातें कही है कि विटामिन साइनोकोबैलामिन और द B12, उसमें जो रिंग पाए जाते हैं उनका नाम होता है कोरिन रिंग। यहाँ पे पोरफायरिन रिंग नहीं है। पोरफायरिन रिंग हमें अलग से स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, लाइक द फोटोपिगमेंट, क्लोरोफिल में वगैरह दिखाई देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे है कि 5-6 डायमिथिल बेंजीमिडाजोल, ये जो स्ट्रक्चर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, ये डायरेक्टली मतलब ये भी बाइंड करता है किसके साथ? कोरिन रिंग के साथ बाइंड करता है। और दूसरी बात ये हमने कही है कि विटामिन B12 का अलग अलग एक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर उसके साथ ठीक है मिथिल ग्रुप बाइंड करता है तो हमने कहा था कि मिथिल कोबैलामिन का फॉर्मेशन होगा। अगर साइनाइड ग्रुप बाइंड करता है तो हमने कहा था कि वहां पे साइनोकोबैलामिन का फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, अगर वहां पे डीऑक्सी एडिनोजिल ग्रुप अगर बाइंड करता है तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 5-डीऑक्सी एडिनोजिल कोबैलामिन का स्ट्रक्चर बनेगा। सो दीज आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12। ओके, तो अभी बात करते हैं कि जो एक्टिव फॉर्म तो यहाँ पे दिए गए आपको, दो एक्टिव फॉर्म शायद आपको दिखाई भी देंगे यहाँ पे, जो हमें उसके देखिए मिथिल कोबैलामिन, डीऑक्सी एडिनोजिल कोबैलामिन और साइनोकोबैलामिन, दीज आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12। चलो अभी बात करते हैं कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज के बारे में। ये देखिए इसका ठीक है एब्जॉर्प्शन तो हम पढ़ लेंगे, पर स्टोरेज के बारे में अगर आपको बता दें तो विटामिन B12 का जो स्टोरेज होता है ना, तो हमारे लीवर में होता है। ठीक है, मतलब जितना
काम के लिए चाहिए उतना तो काम में लगा दिया जाएगा, बट एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम उसे अब्जॉर्ब करती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट वाला जो विटामिन B12 है तो कहाँ पे स्टोरेज कर दिया जाएगा, लीवर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और जैसे भी उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर डाइट में हम विटामिन B12 खा नहीं रहे हैं जितना शरीर को लगता है, तो उस टाइम में क्या होगा कि जो स्टोरेज फॉर्म होता है ना विटामिन B12 का, वो क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। चलो अभी बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन के बारे में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखिए पहली बात तो हम शुरू करते हैं कि माउथ से, ठीक है। पहले क्या होता है कि जो भी डाइटरी फूड से हम B12 को कंज्यूम करते हैं तो माउथ में क्या होता है कि विटामिन B12 जो होता है ना, अदर कुछ प्रोटीन के साथ और फूड पार्टिकल के साथ बाउंड होता है। अदर प्रोटीन और फूड पार्टिकल के साथ क्या होता है, ये बाउंड फॉर्म में होता है। कौन, विटामिन B12, कहाँ पे, माउथ के अंदर। और जब वो माउथ से स्टमक के अंदर चला जाएगा, तो स्टमक में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे कुछ प्रोटीज एंजाइम और HCl का उस पर एक्शन होगा। प्रोटीज एंजाइम और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी देखते हैं स्टमक में क्या हो रहा है। वहाँ पे स्टमक में हमें पता चल रहा है कि विटामिन B12 जो अदर प्रोटीन और फूड पार्टिकल के साथ जो बाइंड था उसे अलग कर देना जरूरी होता है। वहाँ पे विटामिन B12 को क्या करना जरूरी होता है, अलग कर देना जरूरी। तो ये अलग करने का काम कौन करता है, ठीक है, वहाँ पे काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो अदर प्रोटीज एंजाइम होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक प्रोटीज जो हमें पता है वो वहाँ पे काम करेंगे और विटामिन B12 को इस जो अदर प्रोटीन और फूड पार्टिकल जो थे ना माउथ के अंदर, उससे अलग करवाएंगे। तो उसे अलग होने के बाद क्या होता है कि विटामिन B12 अवेलेबल हो जाता है स्टमक के अंदर, किसके साथ बाइंड होने के साथ, मतलब बाइंड होने के लिए आर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। स्टमक के अंदर जब ये आएगा तो स्टमक में मतलब हमें पता चल रहा है कि ये किसके साथ बाइंड होगा, विटामिन B12 आर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। अभी पता करते हैं कि ये आर प्रोटीन होता क्या है, जिसे दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है कि हेपेटोकोरिन प्रोटीन भी कहते हैं। आर प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज हेपेटोकोरिन। इसका दूसरा जो नाम हम बता रहे हैं आपको, हेपेटोकोरिन है, उसके साथ ये बाइंड करवाएगा, ठीक है। तो अब जाके क्या होगा कि वहाँ पे स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं, स्टमक की लाइनिंग के जो पैराइटल सेल होते हैं, तो एक फैक्टर को भी ये रिलीज करते हैं जिसका नाम है कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। जिसका नाम क्या है, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है कि कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कौन रिलीज करते हैं, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक रिलीज करते हैं एक इंट्रिंसिक फैक्टर को जिसका नाम है कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, और एक काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन है ये, ग्लाइकोप्रोटीन हमें दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है कि अभी जाते कि अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। अभी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है कि जो प्रोसेस है अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के, मतलब कि पहला जो पार्ट होता है तो डिओडिनम में, ठीक है। अभी डिओडिनम में क्या होता है कि डिओडिनम आर प्रोटीन को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। मतलब जो आर प्रोटीन किसके साथ बाइंड होता है, विटामिन B12 के साथ। मतलब आर प्रोटीन जो विटामिन B12 के साथ बाइंड था उसे वहां से निकाल दिया जाता है। और ये काम कहाँ पे होता है, डिओडिनम के अंदर। ये काम कहाँ पे होता है, डिओडिनम के अंदर। अभी हमारे लिए विटामिन B12 तो अवेलेबल है, तो इसको कौन बाइंड करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करेगा। इसको कौन बाइंड करेगा, अभी यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर। ये देखिए पहले हमने बोल दिया कि विटामिन B12 माउथ के अंदर कुछ अदर फूड पार्टिकल और प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। जैसे ही स्टमक में आता है तो वहाँ पे कुछ ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन का एक्शन होता है, तो वहाँ पे विटामिन B12 को उन फूड पार्टिकल के मतलब साथ जो होते हैं ना उसको अलग कर दिया जाता है। अलग होने के बाद स्टमक के अंदर विटामिन B12 बाइंड करता है एक आर प्रोटीन के साथ जिसका नाम हमने बोल दिया था हेपेटोकोरिन प्रोटीन, ठीक है। और वहीं पे हमने ये भी बात कही थी कि स्टमक के जो पैराइटल सेल होते हैं ना, तो एक फैक्टर को रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, उसे भी वे रिलीज करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, अभी तो विटामिन B12 कहाँ पे जाएगा, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डिओडिनम में जाएगा। तो वहाँ पे अब एक्शन क्या होगी, जो आर प्रोटीन होता है ना हेपेटोकोरिन प्रोटीन, तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और विटामिन B12 को अलग कर दिया जाता है। अभी विटामिन B12 जो अलग है तो किसके साथ बाइंड करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके साथ बाइंड करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ये बाइंड करेगा। अब क्या होगा कि लोअर पार्ट जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट, मतलब क्या है कि इलियम में, ठीक है, इलियम के पास वो चल जाए, जेजुनम से इलियम होके वो इलियम में मतलब इलियम के जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस B12
जो बाइंड होते तो एक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गए, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी एक यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के ऊपर मान लो कि कुछ रिसेप्टर प्रोटीन है। इन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ कौन बाइंड करेगा, पहले तो आएगा यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन बाइंड करेगा यहाँ पे, इंट्रिंसिक फैक्टर। और उस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कौन होता है बाइंड, हमारा विटामिन B12। कौन बाइंड होता है यहाँ पे, विटामिन B12। ये मान लीजिए कि रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये विटामिन B12 है, ये विटामिन B12। और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर है। और ये जो इपिथेलियल सेल है, इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल ऑफ द इलियम, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उस प्रोटीन को जाके कौन बाइंड कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और उसके साथ कौन बाइंड है, विटामिन B12, ठीक है। तो अब क्या होगा कि विटामिन B12 अनबाउंड होके कहाँ पे चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, इंटेस्टाइनल इपिथेलियल के सेल के अंदर चला जाएगा। कौन, ठीक है, विटामिन B12। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर तो अब खुला हो जाएगा और इंट्रिंसिक फैक्टर फिर से, ठीक है, अलग से नए विटामिन B12 के मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जाके विटामिन B12 कहाँ पे आया है, हमारे इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल में, स्मॉल इंटेस्टाइनल के इपिथेलियल सेल में आ गया है। तो सेल के अंदर जाने के बाद विटामिन B12 सेल के अंदर जाने के बाद और एक प्रोटीन को बाइंड करेगा, उस प्रोटीन का नाम है ट्रांसकोबैलामिन सेकंड प्रोटीन। नाम क्या होगा उसका, ट्रांसकोबैलामिन सेकंड प्रोटीन। अब ये जो ब्लैक कलर का प्रोटीन हम दिखा रहे हैं आपको, ये ट्रांसकोबैलामिन सेकंड प्रोटीन होता है। अब ये ट्रांसकोबैलामिन प्रोटीन क्या करेगा, उसको वहां से हटाएगा, कहाँ से, इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल से विटामिन B12 को लेके जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। कहाँ पे लेके जाएगा, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से उसके दो फेट हो सकते हैं, एक जहाँ पे उसकी जरूरत है वहां पे ले जाए, और दूसरा वो उसको ले जा सकते हैं लीवर के अंदर फॉर द स्टोरेज पर्पस। किस चीज के लिए, स्टोरेज के लिए। वो कहाँ पे ले जाएंगे, लीवर के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी बात कहानी हो गई है किसके बारे में, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन। बहुत बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग है ना, तो ये जो फैक्टर होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, तो उनको जानते नहीं, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन भी गलत होते हैं। पर अभी कोई चांस नहीं है, आपको ये अनजान नहीं हो, अभी आपको पता चल रहा है कि माउथ में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है, और फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट होता है ना, इलियम, तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअली इलियम में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ओके, नाउ अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अभी डिस्कस करते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन B12। हमने इसके पहले भी बताया था आपको कि विटामिन B6 के फॉर्मेशन के लिए, मतलब पैराडॉक्सिल के फॉर्मेशन के लिए, मतलब उसका जो ठीक है एक्टिव फॉर्म जो होता है ना, ठीक है, टेट्रा आई एम सॉरी विटामिन B9 दैट इज नोन एज फोलिक एसिड, उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है ना, उसका एक्टिव फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। उसका एक्टिव फॉर्म विटामिन B9 का कौन होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। उसके फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, विटामिन B12 की। देखिए विटामिन B12 इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B9। विटामिन B9 के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है। कैसे, देखिए होमोसिस्टीन जो होता है ना, होमोसिस्टीन का कन्वर्जन मिथ्योनिन में होता है, और ये कन्वर्जन करने के लिए विटामिन B12 5 मेथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट को कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो 5 कार्बन पे जो मिथिल ग्रुप होता है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट के ऊपर, वो वे उसे कहाँ पे बाइंड कराएगा, होमोसिस्टीन के ऊपर, और इसका कन्वर्जन हो जाएगा एक अमीनो एसिड के अंदर जिसका नाम है मिथ्योनिन। जिसका नाम क्या है, मिथ्योनिन। तो देखिए यहाँ पे दो फायदे हो गए हैं, विटामिन B12 के रिएक्शन से दो फायदे हो गए। एक तो हमारा एक अमीनो एसिड बन रहा है जिसका नाम है मिथ्योनिन, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक अलग सा विटामिन भी तैयार हो रहा है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसे हम फोलिक एसिड और B9 भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद मतलब क्या है कि अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर और ठीक है ब्लड के अंदर विटामिन B9 का भी डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर विटामिन B9 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो दिक्कत क्या हो सकती है बॉडी के अंदर, तो दिक्कत ये होती है कि विटामिन B12 एंड विटामिन B9 ठीक है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना तो डीएनए सिंथेसिस के लिए होता है, और डीएनए सिंथेसिस सेल के डिवीजन के लिए लगता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 B9 की डेफिशिएंसी होती है तो सेल का जो ठीक है हमें जो नंबर चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो उतना मिल नहीं पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आइसोमराइजेशन ऑफ मिथिल मैलोनिल कोए में भी उसका फंक्शन आएगा विटामिन B12, ठीक है।
तो एबनॉर्मल अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो एबनॉर्मल फैटी एसिड का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ता है, और एबनॉर्मल फैटी एसिड जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं जाके वो क्या करें, इनकॉर्पोरेट करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। अगर ऐसे एबनॉर्मल फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर अगर डिपॉजिट होते हैं, और वो भी न्यूरॉन सेल में, तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन तो होनी चाहिए हमें, है कि नहीं? ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी वहां पे क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। सो ठीक है, नॉर्मल फैटी एसिड का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो मेटाबॉलिज्म ठीक है कंप्लीट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। नाउ आगे चल के हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, कि क्या कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए वेजिटेरियंस हमें पता है कि विटामिन बी 12 इज मेनली प्रेजेंट इन एनिमल, और जो लोग एनिमल को कंज्यूम नहीं करते, नॉन वेजिटेरियन ठीक है नहीं है, जो वेजिटेरियन है, तो उनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरली जो लोग नॉनवेज को कंज्यूम करते हैं ना, उनके बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कोई डेफिशिएंसी होती नहीं है। जो वेजिटेरियन होते हैं ना, तो उनको विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि विटामिन बी 12 इज मेनली प्रेजेंट इन द एनिमल डाइट। ठीक है, ओके। उसके बाद एब्जॉर्प्शन अगर उसका डिक्रीज होता है, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्ब हमने खाया है पर हमारे बॉडी में वो आया ही नहीं है, मतलब क्या है कि ड्यू टू गैस्ट्रोक्टोमी एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर वहाँ पे विटामिन होने के बावजूद भी अगर वो सही तरीके से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता या ब्लड में नहीं आता ना, तो वहाँ पे भी डेफिशिएंसी के चांसेस बनते हैं। मान लो कि कुछ प्रोटीन जो लगते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, या हमने बोल दिया था कि हेपेटोकोरिन प्रोटीन होगा या ट्रांसकोबैलामिन प्रोटीन होगा, अगर ऐसे प्रोटीन अगर नहीं बनते, मतलब जेनेटिक डिसीज है अगर नहीं बनते, तो वहाँ पे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होना संभव है हमारे बॉडी के अंदर। और उसके बाद प्रेगनेंसी कंडीशन में भी हो सकता है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में जो मदर विटामिन बी 12 को कंज्यूम करते हैं ना, वो तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो तो क्या होता है कि वो प्लासेंटा से वहाँ पे चला जाएगा बेबी की ओर। ठीक है, तो मदर के लिए तो डेफिशिएंसी बनेगा। उसके बाद लैक्टेशन एंड अल्कोहलिक्स, ये भी प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप शराब कंज्यूम करते हो पीरियोडिकली, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी आपको आनी ही आनी है। और दूसरी बात ये है कि लैक्टेटिंग मदर उसके ठीक है मिल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन वगैरह होते हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए, तो अगर वो शरीर से बाहर चले जाएगा तो उस मदर को दिक्कत हो सकती है, डिफिशियंसी हो सकती है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर ठीक है डाइटरी एब्जॉर्प्शन के बारे में एक डिसीज बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, जिसका नाम है परनीशियस एनीमिया, और वो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि एक्चुअली हमारे जो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं ना, तो हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट अगर काम करना शुरू कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, तो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगा तो नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि हम खा तो रहे विटामिन बी 12 को, पर हमारे ब्लड में वो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पे विटामिन बी 12 का डिफिशियंसी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो परनीशियस एनीमिया आपको हमेशा याद रखना है। तो ये ऑटो एंटीबॉडी के मतलब जो ऑटो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जनरेट होती है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मतलब ये डैमेज करवाएंगे किसको, इंट्रिंसिक फैक्टर को। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन बी 12 हमने खाया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। खाने के बाद अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर लॉस हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में जो डिसीज कॉज होता है ना, उसे हम परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, नाउ अभी आते हैं कि डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल ब्लड जो होता है हमारा, मतलब कि जो आरबीसीज होते हैं, तो ठीक है लार्ज एंड इमेच्योर न्यूक्लियस वहाँ पे क्या होता है कि फॉर्म हो जाता है वहाँ पे। तो सेल का साइज भी वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा सेल का साइज बनने लगता है आरबीसी का, तो उसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और उसके साथ ही साथ हमें पता चलता है कि नर्वस मैनिफेस्टेशन भी हमें दिखाई देता है कि डिजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ड्यू टू द डीमाइलिनेशन, ये भी दिक्कत आ सकती है। मतलब न्यूरॉन सेल के ऊपर जो माइलिनेट होता है ना, उसको डीमाइलिनेट कर दिया जाता है इफ देयर इज एन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। तो उसका परिणाम ये हो सकता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी होता है ना, वो नॉर्मल से बहुत ही डिक्रीज होने लगता है, स्लो हो जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट सेंटेंस वहां पे दिया गया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद बोथ फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। अगर हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का दिक्कत है, तो हम इस दिक्कत को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बाय कंज्यूमिंग फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 को कंज्यूम करके उसको हम दूर कर सकते हैं।
नाउ अब बात करते हैं कि जो हमारा विटामिन बचा हुआ है दैट इज अबाउट द बायोटिन। किसके बारे में बात करेंगे हम? बायोटिन के बारे में बात करेंगे। ओके, बायोटिन के बारे में बात करते हुए पहले तो हम ये बताएंगे कि बायोटिन इज आल्सो नोन एज विटामिन एच। बायोटिन का एक दूसरा नाम भी है विटामिन एच, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो बायोटिन एक वाटर सोल्यूबल एंड सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। बायोटिन एक वाटर सोल्यूबल एंड सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जो हमें पता है कि कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन होते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शन थे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो एंजाइम काम करते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम वगैरह, तो उनके साथ अमाइड लिंक से बाइंड होने वाला जो ठीक है जो कोएंजाइम है दैट इज अबाउट द बायोटिन, दैट इज अबाउट द बायोटिन। मान लो कि ये कोई एंजाइम है, मान लो कि ये कोई एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में काम करने वाला है, और उसके साथ ये जो ठीक है ब्लू कलर का जो हमने पोर्शन दिखाई दिया है आपको, ये कौन है? बायोटिन कोएंजाइम है। तो बायोटिन और एंजाइम के अंदर जो बाइंडिंग होती है ना, तो यहाँ पे जो लिंकेज होती है तो अमाइड लिंकेज के साथ एक दूसरे के साथ वो बाइंड होते हैं। किस लिंकेज के साथ? अमाइड लिंकेज के साथ एक दूसरे से वे बाइंड होते हैं। तो हमने दो तीन बातें कही है कि बायोटिन जो हमें पता चल रहा है कि एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर भी कहते हैं जिसे, और विटामिन एच के नाम से भी उसे पहचानते हैं। दूसरी बात यह है कि एक सल्फर कंटेनिंग वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में काम करता है, और जो एंजाइम वहाँ पे होते हैं ना उसके साथ वो अमाइड लिंक से बाइंड करता है, अमाइड लिंकेज के साथ वो उन एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है। नाउ अभी बात करते हैं कि ठीक है बायोटिन को अगर बी कॉम्प्लेक्स के एंजाइम के नाम से पहचाना जाए तो उसे B7 भी कहते हैं। एक्चुअली एक हेट्रोसाइक्लिक सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन? बायोटिन। बायोटिन इज सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि दो रिंग्स होते हैं, एक रिंग जिसे हम इमिडाजोल रिंग कहते हैं, एक रिंग जिसे हम क्या कहेंगे? इमिडाजोल रिंग, और जो दूसरी रिंग जो होती है ना वहां पे तो थायोफिन रिंग हमें दिखाई देती है। दो रिंग किसमें? बायोटिन विटामिन में। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये ऊपर वाला जो रिंग है तो इमिडाजोल रिंग है, क्योंकि इमिडाजोल रिंग को पहचानना बहुत आसान है, वहाँ पे दो नाइट्रोजन आपको साइड बाय साइड तो अपोजिट ओरिएंटेशन में दिखाई देंगे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे दूसरा जो रिंग है जिसका नाम है थायोपिन रिंग, तो ये दूसरा हम रिंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये जो दूसरा रिंग है, कौन है ये? दूसरा रिंग है। तो ये जो रिंग है ना तो वहाँ पे और एक आपको एक एलिफेटिक चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपने हमने जो दूसरा रिंग बोल दिया था ये दूसरा रिंग कौन होता है? थायोपिन रिंग, और ऊपर वाला जो रिंग है वो इमिडाजोल रिंग हमें दिखाई देता है। तो उसके साथ कुछ एलिफेटिक चेन लाइक स्ट्रक्चर ठीक है वहाँ पे बाइंड होता है, जिसे हम चेन के नाम से, साइड चेन के नाम से बोलते हैं, जिसे वैलेरेट साइड चेन भी कहते हैं। क्या होता है ये? वैलेरेट साइड चेन, VALERATE, वैलेरेट साइड चेन। वैलेरेट साइड चेन के साथ ये किसके साथ बाइंड करेगा? अमीनो एसिड लाइसिन के साथ बाइंड करेगा। मतलब क्या है कि अमीनो एसिड लाइसिन में इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप जो होता है ना, इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप के साथ वैलेरेट साइड चेन ऑफ बायोटिन क्या करता है? बाइंड करेगा, और इसका एक्टिव फॉर्म बनना शुरू होता है। और इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है ना जिसे हम क्या कहते हैं? बायोसाइटिन कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बायोसाइटिन का स्ट्रक्चर है। देखिए बायोसाइटिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देगा? ठीक है, बायोसाइटिन के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा पहले तो स्ट्रक्चर। ओके, बायोसाइटिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे चार अलग अलग स्ट्रक्चर है। एक होता है अमीनो एसिड लाइसिन, दूसरा होता है एक वैलेरेट साइड चेन, तीसरा होता है ठीक है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम थायोफिन रिंग कहते हैं, और लास्ट वाला जो रिंग होता है ना तो एक इमिडाजोल रिंग हमें पता चलता है कि वो एक रिंग होता है। मतलब क्या है कि बायोटिन में ठीक है अगर आपको एक्टिव फॉर्म बनाना है तो ये चारों चीजें बहुत ही जरूरी होती है। तो पहली चीज कौन सी है? इमिडाजोल रिंग। दूसरा रिंग कौन सा है? थायोपिन रिंग। तीसरा जो रिंग साइड ठीक है चेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम वैलेरेट साइड चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। और फाइनली वैलेरेट के साथ कौन बाइंड होता है? अमीनो एसिड लाइसिन बाइंड होता है। अमीनो एसिड लाइसिन का कौन सा अगर आपको पूछा जाए कि ग्रुप बाइंड होता है तो आप बोल सकते हो इप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंकेज बन रही है ना तो यहाँ पे लिंकेज हो रहा है अमाइड लिंकेज के साथ, उस लिंकेज के साथ अमाइड लिंकेज के साथ ये एक दूसरे के साथ बाइंड करे। मतलब क्या है कि ये जो ठीक है प्रोटीन का पार्ट हो सकता है, पहले हमने बोल दिया था एंजाइम और प्रोटीन का पार्ट जो एक दूसरे के साथ, देखिए यहाँ पे बायोटिन और किसके साथ बाइंड हो रहा है? प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है लाइसिन उसके साथ बाइंड हो रहा है, और दोनों के बीच में जो चेन यहाँ पे मतलब जो लिंकेज बन रहा है ना तो ये अमाइड लिंकेज है, CONH अमाइड लिंकेज, जैसे कि पेप्टाइड में भी आपको दिखाई देती है। तो ये हो गई उसके बाइंडिंग के बारे में।
ओके नाउ, तो हमने बोल दिया था कि बायोटीन एक्ट एज अ प्रोस्टिट्यूट ग्रुप फॉर द कार्बोक्सिलेज एंजाइम। बायोटीन एक्ट एज प्रोस्टिट्यूट ग्रुप फॉर द कार्बोक्सिलेज एंजाइम। नाउ अभी पढ़ते हैं कि व्हाट आर द बायोकेमिकल फंक्शंस। सो बायोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि एंजाइम लाइक द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होगा, एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज होगा, प्रोपिन्यूल कार्बोक्सिलेज एंजाइम में, बीटा मिथिल क्रोटोनिल कार्बोक्सिलेज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम में जो पता चलता है ना, तो इनके साथ ये एज अ प्रोस्टिट्यूट ग्रुप के जैसा काम करेगा ये। नाउ एक एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि देखिए हमें पता चल रहा है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पायरुवेट का कन्वर्जन ऑक्सैलो एसीटेट में करता है। ये एनाप्लोरेटिक पाथवे में भी आपको दिखाई देता है ऐसा कि पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से आता है ना, तो उसका कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट में हो रहा है। जो कहाँ पे पाया जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है ना, ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड हमारा कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। पायरुविक एसिड विद 3 कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विद 4 कार्बन। अगर 3 कार्बन से 4 कार्बन वाला कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है तो एक कार्बन की जरूरी होती है, तो एक कार्बन ऐड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन के लिए हमें पता चल रहा है कि एटीपी का भी हाइड्रोलिसिस होता है। और यहाँ पे काम करने वाला जो एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो पायरुवेट का कन्वर्जन ऑक्सैलो एसीटेट में कर रहा है। और इस एंजाइम को प्रोस्टिट्यूट ग्रुप जो लगता है ना, वो बायोटीन होता है, एज वेल एज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज की भी जरूरत होती है। ओके तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं यहाँ पे सेकंड हमारा विटामिन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बायोटीन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे, बायोटीन के बाद हम जाएंगे कि हमारा लास्ट बचा हुआ जो विटामिन था, दैट इज अबाउट द विटामिन B5। कौन है ये, विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड, जिसे हम इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए भी बोलते हैं। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है, या कोएंजाइम ए का कंपोनेंट पैंटोथेनिक एसिड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कोएंजाइम ए का कंपोनेंट कौन सा विटामिन होता है, तो यहाँ पे हमें बात करनी होगी किस विटामिन के बारे में, B5 के बारे में। तो एक्चुअली विटामिन B5 के कुछ फंक्शन है, जिसमें हम देखते हैं कि असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाना। बघा देखिए यहाँ पे कि मेन फंक्शन जो हमें दिखाई देता है विटामिन B5 का, असाइल ग्रुप ट्रांसफर में ये काम करता है। एंजाइम के साथ असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका, विटामिन B5 का। सो इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए। देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, किसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, विटामिन B5 के, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा तो पेंटोथेनिक एसिड का पार्ट, इतना सारा जो पार्ट हमें दिखाई देता है पेंटोथेनिक एसिड का। उसके बाद वहाँ पे आपको एक लीनियर रिंग लीनियर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो बीटा एलेनिन का पार्ट होगा। अगर कंप्लीटली आपको पेंटोथेनिक एसिड से किसको बनाना है, कोएंजाइम ए को अगर बनाना है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कोएंजाइम ए का होगा, जिसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो कोएंजाइम के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए एडिनोजिल 3,5 डाइफॉस्फेट, मतलब ये पहला वाला स्ट्रक्चर एडिनोजिल 3,5 डाइफॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए कि 2 फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए यहाँ पे। और फॉस्फेट ग्रुप के मतलब यहाँ पे 4 फॉस्फोपेंटानोइक एसिड भी, मतलब ये क्या है कि पेंटानोइक एसिड, कौन सा एसिड है, पेंटानोइक एसिड यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद बीटा एलेनिन का स्ट्रक्चर, और उसके बाद बीटा मरकैप्टो इथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर जरूरी होता है। बीटा मरकैप्टो इथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद बीटा एलेनिन का स्ट्रक्चर, और उसके पहले पेंटोथेनिक एसिड का स्ट्रक्चर, और उसके पहले हमें क्या लगता है यहाँ पे, डाइफॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर लगता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एडिनोसाइन 3,5 डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन मतलब क्या है कि नाइट्रोजनस बेस कौन है, एडिनिन है। उसके बाद ये शुगर है और 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट। उसके साथ जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर कौन है, पेंटोथेनिक एसिड, और पेंटोथेनिक एसिड के साथ कौन सा स्ट्रक्चर है, बीटा एलेनिन, और उसके बाद मरकैप्टो इथाइल अमाइन। और वहां पे क्या होता है कि मरकैप्टो इथाइल अमीन के साथ जो एक मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सल्फर ग्रुप होता है, और सल्फर ग्रुप यहाँ पे जो बाइंड करता है, तो अलग अलग से ग्रुप को बाइंड कर सकता है। मतलब क्या है कि वो अगर हाइड्रोजन के साथ अगर बाइंड होता है, एक्स को अगर यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे अगर लगाते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा कोएंजाइम ए का। और अगर ठीक है यहाँ से एक्स इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, अगर हम एसिटिल ग्रुप से अगर इसे रिप्लेस करते हैं एक्स को, तो यहाँ पे बनेगा कौन,
एसिटिल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर बनेगा। किसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे? असाइल और एसिटिल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए पेंटोथेनिक एसिड असाइल ग्रुप ट्रांसफर में काम करती है, ये तो बात आपको पक्के याद रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो हम बता रहे हैं आपको कि पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 में अलग अलग से स्ट्रक्चर है। अलग अलग से कौन से स्ट्रक्चर है? पहला जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है तो उसमें एडिनोसाइन 3,5 डाइफॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो अभी हम ग्रीन कलर से मार्क करें। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पेंटोनिक एसिड। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? पेंटोनिक एसिड वाला स्ट्रक्चर। और उसके बाद उसको अटैच होता है कौन? बीटा एलेनिन का पार्ट, बीटा एलेन। ये दोनों मिलके कौन बनाएंगे? पेंटोथेनिक एसिड बनाएंगे। दोनों मिलके कौन बनाते हैं? ये पेंटोथेनिक एसिड को फॉर्म करते हैं। बट ठीक है, अगर आपको असाइल कोएंजाइम को फॉर्मेशन करना है तो बाकी की चीजें भी आपको मतलब ऐड करनी होती है। देखिए बीटा एलेनिन के साथ कौन बाइंड है यहाँ पे, और एक लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें अमाइनो और सल्फर ग्रुप भी आपको दिखाई देगा, इसका नाम है बीटा मर्कैप्टो इथाइल अमाइन। और बीटा मर्कैप्टो इथाइल अमाइन के स्ट्रक्चर का जो सल्फर होता है ना, उसके साथ अगर हाइड्रोजन बाइंड होता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा किसका? कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर वहां पे एसिटिल ग्रुप यहाँ पे सल्फर के साथ बाइंड होता है ना, यहाँ पे आपको पूछा जाता है कहाँ पे ये बाइंड होता है, विटामिन B5 में ये कहाँ पे बाइंड होता है, असाइल ग्रुप कहाँ पे बाइंड होता है, तो आपको बताना है बीटा मर्कैप्टो इथाइल अमाइन के साथ ये बाइंड होता है। बीटा मर्कैप्टो इथाइल अमाइन किसके साथ बाइंड होता है? बीटा एलिनिन के साथ। बीटा एलिनिन किसके साथ बाइंड होता है? पेंटोइक एसिड के साथ बाइंड होता है। और ये दोनों, इस सभी के सभी लोग किसके साथ बाइंड होते हैं? एडेनोसाइन 3,5 डाइफॉस्फेट के साथ ये बाइंड होते हैं। तो उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट बोल दिया है। तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने 3 विटामिन के बारे में पढ़ा है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा है विटामिन B5 के बारे में, इसके पहले पढ़ा है हमने विटामिन बायोटिन के बारे में जिसे हम H और B7 भी कहते हैं, और उसके पहले जो हमने विटामिन पढ़ लिया था जिसका नाम है विटामिन B12। तीनों के बारे में हमने डिटेल में बात की है, ठीक है। तो जब भी आप लेक्चर सुनते हो तो साथ ही साथ नोट्स भी बना लीजिए। हो सकता है तो आपको मतलब स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी करवा लीजिए, और पूरा का पूरा वीडियो एंड टू एंड देखिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और समझ में आता है कुछ कुछ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे से वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे आगे। सो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।